नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल शुभ ट्रिक्स में। आज हम आपको ये बताएंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मतलब की कॉपियों को कैसे लिखें, मतलब कि किस तरह से कॉपियों को ठीक तरीके से भर सकें। इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखने। चलिए हम पूरे वीडियो को एक एक स्टेप पूरा तैयार करते हैं, आपको पूरा एक एक तरीका से समझाएंगे किस तरह से आप कॉपियों को भरें, किस तरह से आप कॉपियों को लिखें और किस तरह से आप प्रश्न को एक एक स्टेप करके पूरा सही से कर लिख सकते हैं। जैसे क्या है हमारा, सबसे पहले आपका आएगा कि परीक्षा तिथि के अनुक्रमांक अंकों में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं, मतलब आपका अंकों का 10 अंकों का आपका मतलब कि जो रूल नंबर है, आपको 10 अंकों का अपना रूल नंबर यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको फिर क्या है, परीक्षा के अनुक्रमांक शब्दों में, आप शब्दों में इस तरह से नहीं लिखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इसे जोड़ के नहीं लिखना है। तो जैसे लिखा है 1 तो 1, फिर उसके बाद 2 लिखा है तो 2, 2, 1, 4, 4, 1, 9, 8, मतलब इस तरह से आपको अपना रूल नंबर शब्दों में लिखना है। फिर आपको विषय में लिखना है हिंदी, जैसे आपका विषय जो भी है, हिंदी है, इंग्लिश है। जैसे पहला पेपर हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल का हिंदी का पेपर है, तो हम हिंदी के लिए वीडियो बनाए हैं। और हाँ, फिर उसके बाद परीक्षा का तिथि में आपको लिखना है कि किस तारीख को है। जैसे 16 फरवरी 2023 को मतलब कि आपका पेपर है हिंदी का, और उसमें जो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल का प्रथम पाली पेपर रहेगा, तो उसमें आपको प्रथम पाली करना है। फिर अपने केंद्र का नाम लिखना है, मतलब आपका सेंटर, मतलब कि सेंटर का नाम लिखना है। फिर उसमें आपको क्या लिखना है, जैसे हमारा क्या है, कमला शरण इंटर कॉलेज पितईपुर मानधता प्रतापगढ़, जिसमें आपका सेंटर गया है। आपको कुछ इस तरह से अपना सेंटर लिखना है। यहाँ पे आपको परीक्षा मतलब कि कक्ष निरीक्षक का जो हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पे उनका हस्ताक्षर होगा। और हाँ, फिर यहाँ पे परीक्षा कक्ष में आप कौन से क्लास में हो, जैसे कमरा 1, 2, 3, 4 रहता है, वहाँ पे अपना यहाँ पे 3, 4 यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आपको दिनांक यहाँ पे लिखना है। और इस तरह से आपको मतलब कि यहाँ पे एक होगा कॉलम से भरने के लिए, मतलब कि जैसे ये बॉल पेन के तीरा आपका तरीका रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से आपको रूल नंबर में भरना है और यहाँ पे अपना रूल नंबर लिखना है। और हाँ, चलिए हम आपको पूरा एक एक स्टेप समझाते हैं कि कैसे आप एकदम मतलब कॉपियों को लिखे कि जो 70 में 70 नंबर आपका पूरा पक्का हो जाए। मतलब कि किस तरह से आप कॉपियों को पूरा लिखे, पूरे हम आपको पूरा दिखाते हैं। मतलब कि अच्छे से अच्छे आपको दिखना चाहिए, आपको कॉपी में पूरा नंबर दिखेगा। जैसे हमने आपको ये तैयार किया, इस बार क्या हुआ, नया पैटर्न चेंज किया है, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं, सबको उमार पे मतलब कि करना पड़ेगा। ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपको उमार भी मतलब आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें को आपको उसमें कॉपी में नहीं लिखना है, एक उमार शीट मिलेगी आपको, उस पे आपको आंसर शीट लिखना है, आपको पढ़ लेना है ध्यान से। और हाँ, पेपर में लिखा भी गया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, पेपर में भी लिखा गया है। हम आप पूरा ये जितने मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जैसे मतलब कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मतलब आपको यहाँ पे इसमें से एक लिख के, और उसमें का क्या है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ आपको कौन सा सही है पहले का, तो इसमें आपको यहाँ पे अपना पहले का, जैसे ए सही है या बी सही है या सी सही है, डी सही है, तो उस पर आपको ऐसे गोला कर देना है, ऐसे गोला कर देना है। तो आपका आंसर बस इतना ही करना है इसमें। और फिर उसके बाद फिर खंड बा में आपको लिखना है हेडिंग डाल के, और हम हेडिंग डाल के अपना लिखते हैं। जरिए हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या लिखा है, जैसे हमारा प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब कि आपका 6 नंबर का प्रश्न आएगा, मतलब कि। और हाँ, फिर इसको आपको लिखना है। ये देखिए हम आपको लिखे भी हैं, हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। ये देखिए हम आपको पूरा एक एक स्टेप एकदम, अगर इस तरह से लिखेंगे, आपको यकीन मानिए आपको पूरा नंबर, एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं पाएगा। हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप कुछ नहीं करना है। मतलब कि आपको हेडिंग, मतलब कि एक बीच में आपको लिखा है खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न, आपको ये लिखना है। फिर उसके नीचे जस्ट आपको प्रश्न उत्तर आपको लिख देना है। और हाँ, आप अपनी स्केल से थोड़ी सी इस तरह से आप स्केल मतलब कि लाइन खींच लेना है, थोड़ी सी इस तरफ के, मतलब हाँ, आप ज्यादा भी कम नहीं करेंगे, नहीं तो कॉपियां क्या है, इस बार से एक नया नियम लागू किया गया है कि अगर आप ज्यादा कम कर देंगे ना, तो एग्जामिनर जान जाएगा कि ये देखिए कॉपी भरने के लिए तरीका हे रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा है, मतलब कि आपको ऐसे थोड़ी सी लाइन इसमें है, जिससे आपकी राइटिंग देखने में काफी बहुत ही अच्छी लगे। और चलिए आपको क्या लिखना है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के आदमी से पहाड़ काटा गया। मतलब ये जितनी अंडरलाइन किया गया है, इसकी व्याख्या करना है। मतलब आपको प्रश्न आ, ये देखिए प्रश्न उत्तर पहला डालना है, उसके बाद आ लिखना है, फिर बा लिखना है, फिर सा लिखना है, 3 लिखना है। ये देखिए जैसे आ में क्या दिया है, संदर्भ लिखना है। तो आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
गद्य खंड के संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आपको इतना लिखना है तो आपको कितने नंबर से मिल जाएंगे? आपको सब 2-2 नंबर में, तो आपको 2 नंबर आपको एग्जामिनर पूरा दे देगा। 100% है। आप अगर इस तरह से आप लिखेंगे पूरा नंबर आपको मिलेगा। देखने में अच्छा रहना चाहिए, काट पीट आपको कुछ नहीं करना है। आप दोनों तरफ से ऐसी लाइन खींच लेना, बीच में लिखना है और थोड़ा सा स्पेस करके आपको प्रश्न उत्तर डालना है, प्रश्न नहीं लिखना है। और हाँ, चलिए फिर आपको ये व्याख्या दूसरा क्या दिया गया है, जैसे व्याख्या दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो आपको व्याख्या एक छोटी सी हेडिंग डालनी है। उसके नीचे मतलब कि ये देखिए जितनी मतलब कि हेडलाइन की गई है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। मतलब इतने से इतना तक आपको व्याख्या करना है। व्याख्या में आप वैसे इतना बढ़ा के मतलब थोड़ा सा व्याख्या के मतलब अब इसी में से इतने में से थोड़ा हिंदी में अनुवाद करके इसके आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना। जैसे हम व्याख्या लिखने अपने जीवन को मृत्यु के चंगल से स्वतंत्र करके उसे अमर बना देने की कामना भविष्य के आदिकाल से करता चला आ रहा है। वह केवल कामना ही करता नहीं आ रहा है, वरना इसके लिए निजंत अथर अपने जीवन के अविस्मरणीय पालों को अमर बनाने की अवश्य सफल रहे। इसके लिए पर्वत की गुफाओं को काटकर अपने जीवन के उन पल्लों को उनमें से उमेरकर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भी मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानी से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों को परिचय कराने के लिए उसके उपाय सोचे और उनको मुक्त रूप से प्रदान किया। ये देखिए आप इतना लिख देंगे ना, यकीन मानिए आपको ये देखिए ये भी 2 ही नंबर का हम आपको दिखा दे रहे हैं, जिसमें कि आपको 2, 2, 4, 2, 6 नंबर का आपका ये मतलब कि जो हिंदी गद्य साहित्य का अनुवाद मतलब कि आपको व्याख्या करने का आता है, इस पे आपको करना है। और फिर उसके ये देखिए सामने आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए इसमें आपको पूछा क्या गया है, इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन सी युक्तियां सोची और की है। इन्हीं में से आपको ढूंढ के आपको इस प्रश्नों का उत्तर देना। हमने ये देखिए हम इसके प्रश्न का उत्तर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए क्या है कि इंसान की विशेषताओं को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, चिकने पत्थर के खंभे खोदे और तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मीटे बिखेरे, जो सदियों से सकरती चली आ रही है, हमारी अमानत विरासत बन गई है। मतलब इस आपको आंसर इसका दे देना है, तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर 100% आपको पूरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर अगला प्रश्न आपको लिखना है। फिर ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं अगला प्रश्न हमारा, ये देखिए आपको इसी में से एक ही करना है आपको 2 में से। फिर उसका अगला प्रश्न क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब कि आपको ये देखिए मतलब ये पद्य का है, पद्य के आपको ये भी 6 नंबर का है, 2 मतलब कि आता है, इसमें से आपको 3 प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। आपका मतलब कि जैसे संदर्भ हो गया, व्याख्या हो गया और ये प्रश्न दिया रहेगा। जितने तक हेडलाइन किए गई है इसकी आपको व्याख्या करनी है। फिर उसके बाद आपको पहले में आपको संदर्भ, इसके बाद इन्हीं में से एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसी प्रश्न का आपको प्रश्न का उत्तर का जवाब देना है। और ये चलिए हम आपको पूरा दिखाते हैं, जैसे मतलब कि ये कौन से पाठ के लिया गया है। जैसे हमारा क्या है, संदर्भ है, मतलब हम आपको संदर्भ दिखा रहे हैं। ये देखिए संदर्भ क्या है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित। मतलब कि आपको मतलब कि लिखना है कि संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक से ली गई है। मतलब कि इन्होंने वन पथ से, ये पाठ आपको वन पथ से पैराग्राफ का लिया गया है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इतना आप लिखेंगे ना, तो ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, इतना आप लिखेंगे तो ये इसमें आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। फिर इसमें आपको दिखा दे रहा है कि व्याख्या करना है। व्याख्या आपको किसकी करनी है, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्ते निकासी रघुवीर वधु, धीर धीर दे मांग मग में डगते, झलकी भरी भानी कानी जल की, पट सुखी गए मधुरक वय। मतलब कि इतने का आपको व्याख्या करना है। ये देखिए हम आपको व्याख्या भी करके हम आपको पूरा दिखा रहे हैं कि व्याख्या में आपको क्या लिखना है। ये लिखना है, राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा सा ही चले थे कि सदा महलों के वैभव से पली सुकुमारी सीता जी थक गई। उन्होंने नगर से निकलकर वन पथ पर बड़े धीरज से 2 कदम ही रखे थे कि उन्होंने उसके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंदें झलकने लगी और उसके दोनों कोमल
सुंदर होठ प्यास से सूख गए हैं। फिर इसमें आपको इतना व्याख्या लिखना है, तो इसके आपको 2 नंबर 2 2 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर इसमें आपको प्रश्न क्या पूछा गया हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता से को समझाकर राम जी के क्या दशा हुई। फिर इसमें आपको मतलब कि आपको क्या लिखना है ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। उसका अर्थ है कि राम सीता एवं लक्ष्मण नगर से निकलकर जंगल की ओर चले। फिर उसको बाद आपको लिखना है, इतना लिखना है। इतने में लिखते हैं आपको, फिर आपका 100% 2 2 4 2 6 नंबर आपका मिल जाएगा। इतना ही प्रश्न में फिर आपको क्या लिख रहा है। फिर अगला प्रश्न आपको पूछा गया है, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको जिसमें से 5 नंबर का आएगा, मतलब कि चाहे इसका मतलब 1 2 दिया जाएगा, इसमें से एक का आपको मतलब कि अनुवाद करना है। चलिए हम आपको पूरा एक अनुवाद करके आप इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है पूरा हम आपको दिखाएंगे। संदर्भ सहित किया तो आपको संदर्भ लिखना अनिवार्य है, जो कि 2 नंबर का मतलब कि संदर्भ रहेगा और 3 नंबर का इसका अनुवाद रहेगा। और चलिए 2 नंबर में क्या पूछा गया है कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इनमें से वाराणसी के महत्व का वर्णन कीजिए। मतलब कि ये वाराणसी पाठ से लिया गया है और इसमें आप संदर्भ में लिख देंगे तो आपको मतलब कि 2 नंबर आपका 100% है पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसके एम नगरी व्यूता से इसका आपको अनुवाद करना है। ये देखिए हम आपको अनुवाद करके पूरा हम आपको पूरा पढ़ के हम आपको पूरा दिखा रहे हैं कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्वभाव है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामीदास, तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यह आकार अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी उनके कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती है। यह पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती हैं। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहां मरना भी कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है, जहां कौपने की रेशमियां होती हैं, उस काशी को किसमें मापा जा सकता है, अर्थात किसमें तुलना की जा सकती है। मतलब इतना आपको लिखना है। आपको फिर इसमें से 3 नंबर आपको 100% है पूरा मिल जाएगा आपको इसमें इसका अनुवाद करने के बाद। तो चलते हैं हम आपको अगले प्रश्न में। आपको अगला प्रश्न क्या है दिखाई दे रहे हैं कि आपको चौथा में आपको क्या करना है। ये देखिए चौथे में आपको प्रश्न में आपको क्या करना है हम आपको दिखा रहे हैं कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब कि ये गद्य का ये पद्य का आपको एक अनुवाद करना है। फिर इसमें आपको हमने बताया ही था कि मतलब कि आपको संदर्भ लिखना है कि आपको कौन से पाठ से लिया गया है। तो आपको मतलब कि ये पाठ आपका वही रहेगा। फिर उसके बाद आपको संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ आप लिख लेने। फिर उसके बाद इसमें अनुवाद आपको क्या ना छोटा सा है लेकिन आपको 5 नंबर देके जाएगा। कितना मतलब कि पद का छोटा ही रहता है, उसका अनुवाद क्या करना है आपको। अनुवाद में आपको लिखना है कि अन्यों में उत्पन्न अन्न चतुरता है, धनों में उत्पन्न धन शास्त्र है, लाभों में उत्पन्न लाभ है, आरोग्य है, सुखों में उत्तम सुख है, संतोष है। मतलब इतना आप ऐसे ही अनुवाद कर देंगे आपको 3 2 5 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। हाँ, और चलते हैं हम अगले प्रश्न में। आपको अगला प्रश्न क्या करना है 5वां, मतलब कि अपने पाठित खंडिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मतलब कि आपको मतलब कि हर स्टेट में अलग अलग लिखाया जाता है। जैसे कि यूपी में हम आपको बता दें, यूपी मतलब कि प्रयागराज में आपको जोत जवाहर लिखाया जाता है कि आपके जो मतलब कि क्लास में होते हैं तो आप एक जोत जवाहर लिखाया जाता है। कितने नंबर का आता है हम आपको दिखाए 3 नंबर का। आपका 3 नंबर का ये आता है। इसमें से आपको क्या लिखना है हम आपको पूरा पढ़ के हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। इससे 3 नंबर आपको पूरा 100% श्योर रहेगा। इतने में से आपको करना क्या लिखना है। ज्योति जवाहर में ज्योति जवाहर आपको मतलब कि प्रश्न उत्तर जैसे 5 डालना है। फिर उसके बाद आपको का लिख लेना है। फिर उसके अपना जैसे ही जो पूछा गया है एक ही लिखना रहता है बस। मतलब कि किन्हीं में से एक ही लिखना है। और चलिए वो क्या लिखना है हम आपको पूरा पढ़ के दिखा रहे हैं। ज्योति जवाहर के खंड काव्य नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू जी का खंड काव्य में युगावतर लोकनायक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताओं निम्न प्रकार से हैं। फिर उसमें आपको सर्वप्रिय लोकनायक मतलब सर्वप्रिय लोकनायक अपनी हेडिंग डालना है। फिर इसमें लिखना है कि पंडित जवाहरलाल को समस्त भारतीय जनता के
अथाह स्नेह दिया। कवि ने नेहरू जी को जन जन का नायक और युग अवतरी के रूप में माना है। लोक नायक वही हो सकता है जो संपूर्ण जनता के सुख दुखी से अनुभूति अपने हृदय कर सके। फिर आपको अगली हेडिंग आपको लिखना है कि विश्व शांति की पक्ष पोषक। फिर आपको अगली हेडिंग लिखना है, उसमें आपको क्या लिखना है, नेहरू जी अपने जीवन भर विश्व शांति की स्थापना में लगे रहे। उनके निर्धारित शास्त्रीय कारण तटस्थता तथा पंचशील आदि की नीतिशील स्थापना की प्रयासों के ही उदाहरण है, जिनके लिए वह अंत तक प्रयास करते रहें। फिर आपको अगली नई हेडिंग लिखना है कि नवराष्ट्र के निर्माता। फिर इसमें आपको लिखना है भारतवर्ष की स्वतंत्रता दिलाने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रगण्य है। देश का उत्तम गौरव और विकास करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया। फिर उसके बाद अगली हेडिंग लिखना है क्या है, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। फिर उसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश खंड काव्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू को कवि ने उत्कृष्ट देशभक्त अपराजय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चरित्र किया है। फिर इसमें आपको लिखना है ना, ये आपको कितने नंबर का है, आपको हम आपको बता दें, ये 3 नंबर का। आपको 3 नंबर में आप जो एग्जामिनर आपको 3 नंबर पूरा मिलेगा। फिर उसमें आपको क्या लिखना है, अगला प्रश्न चलते हैं, हम आपको क्या दिखाते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्या है, ये देखिए अगला प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 6वां प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 6वां प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। मतलब कि किन्हीं एक का जीवन परिचय लिखिए। आपको इसमें से चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे भगवत शरण उपाध्याय हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो इसमें आपको क्या लिखना है। फिर इसमें आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर, मतलब कि प्रश्न उत्तर छा का मतलब आपको जिसको ही आपको जैसे मन के, जैसे हमने लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। हम चलिए देखिए हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आप किस तरह से लिखें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 5 नंबर का जो जीवन परिचय पूछा जाएगा, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो इसमें आपको जीवन परिचय लिख दे रहे हैं यहाँ पे अपना जीवन, मतलब कि जिसका जीवन परिचय आपको ये लिखना है। फिर उसमें बाद हम आपको बता दें जीवन परिचय किस प्रकार से लिखें कि आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, चलिए हम आपको पूरा एक एक पूरा पढ़ के हम आपको दिखाते हैं क्या है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के जेराईदेई नामक ग्राम में, आपको जैसे सन आ गया ना 1884 ईस्वी में हुआ था, तो इसे आप काली पेन से अपने मतलब हेडलाइन कर लेना है। फिर उसमें में हुआ था आपने इन्होंने इंटरेस्ट मतलब को आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे आप उसे अपना मतलब कि काली पेन से हेडलाइन कर देना है, ताकि एग्जामिनर आपको देखे ना तो ये जानता है कि हाँ ये होनहार मतलब स्टूडेंट है। तो इसके लिए आपको मतलब कि पूरा नंबर आपको बिना सोचे आपको 5 नंबर वो दे देगा, हम आपको वो बता दे रहे हैं। और चलिए हमको उसमें क्या लिखना है, आपको लिखा है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के जेरादेई नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ था। अपने टेंडर्स और MA तक के फारसी पढ़ी। कोलकाता विश्वविद्यालय में इन्होंने MA और ML की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं के प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में वकालत छोड़ दी, छोड़कर पूर्णतः देश सेवा में लग गए। इन्होंने हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए ये प्रारंभ से ही प्रगतिशील रहे। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयोग, काशी नगरी प्रचारणी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थानों में बराबर रहा। इन्होंने प्रेरणा से हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास लिखने की योजना बनी। भारत में प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त करके इन्होंने 1963 ईस्वी में परलोकवासी हो गए, मतलब कि इनकी देहांत हो गया। फिर इसमें आपको इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि रचना लिखना है। अगर आपको 3 नंबर में आपको मिलेगा तो 2 नंबर आपको रचना में 100% अगर लिखेंगे तभी मिलेगा। हम आपको रचना आपको लिखना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी आपको रचना याद हो 3 से 4 5 रचना आपको लिख देना है। भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, मेरी यूरोप यात्रा, इन्होंने कितनी रचना लिखी थी। शिक्षा और संस्कृति, बापू जी के कदमों में, चंपारण में गांधी, संस्कृत का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों में कई
संग्रह प्रकाशित हुए, मतलब कि कई सारी इन्होंने रचनाएं की का वर्णन किया। फिर उसमें आपको अगला उसी प्रश्न का प्रश्नोत्तर छा, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं प्रश्नोत्तर छा में। फिर खा वाले में आपको क्या ले दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। ये गद्य का था, ये पद्य का। पद्य में आपको कौन सा जीवन परिचय दिए गए, जैसे कि 3 में से दिया, 3 में से आपको एक करना है, चाहे सूरदास का, चाहे राम नरेश त्रिपाठी का, चाहे बिहारी लाल का। चलिए हम आपको दिखाएं। ये देखिए हमने राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय लिखा है, जो कि 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आपको बीच में ऐसे प्रश्न उत्तर डाल देना है खा, ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर उसके बाद दोनों तरफ से आप अपनी हर में लाइन खींचनी है। और राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय आपको इस तरह से ऐसे लिखना क्या है। हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889। आपको जो मतलब कि इनका जन्म स्थान और मतलब कि कितने भी जो इंपॉर्टेंट हो आप वो जानते रहे, तो उसे आप हेडलाइन कर देना, मतलब कि आप काली पेन से लिख देंगे तो आपको नंबर एग्जाम में नहीं काटेगा। क्या है, हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में सुल्तानपुर जिले के कोरईपुर नामक ग्राम में हुआ था। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी भगवत दत्त ब्राह्मण थे। त्रिपाठी जी स्कूल से ही अधिक नहीं पढ़े, किंतु स्वाध्याय और देशांतर में इन्होंने साधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भारतीय ग्रामों से त्रिपाठी जी के विशेष प्रेम और सहानुभूति थी। हिंदी साहित्य परिषद के इतिहास परिषद में आप सभापति रह चुके। मतलब कि इनकी मृत्यु मतलब कि 16 जनवरी 1962 में स्वर्गवास को प्राप्त हो गए। मतलब कि इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 ईस्वी में हो गई। इसे आप हेडलाइन कर देना है। फिर इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लिखना है, रचना लिखना है, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर का जीवन परिचय में दिया था, तो 2 नंबर 100% आपको रचना में देता है। उस रचना देखकर रचना में क्या लिखना है, मिलन पता की, स्वप्न मानसी, कविता, कौमुदी, ग्रामगति, शिक्षा भवानी, मतलब इतनी आपको कुछ भी रचना, 3-4 रचना जितनी आपको याद हो आपको लिख देना है। फिर आपको अगला प्रश्न आपको, चलिए हम आपको पूरा दिखाते हैं क्या आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपको क्या है, 7वां है। 7वें प्रश्न में आपको क्या पूछा गया हम आपको दिखा दे रहे हैं कि अपनी पाठ पुस्तक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। मतलब आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र पे आपको जो प्रश्न पत्र है उसमें ना आया हो। तो अपना एक यहाँ से अगर इस प्रश्न जो ना आया हो उसे एक श्लोक आपको न याद कर लेना है, जिसमें आपको श्लोक लिख देना है। श्लोक कितने नंबर का हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए श्लोक आपका कितना नंबर, 2 नंबर का आपका श्लोक पूछा जाएगा। और चलते हैं, मतलब कि ये श्लोक लिखा गया है मरणम मंगल यात्रे, मतलब कि आप श्लोक लिख देंगे आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और चलते हैं इनमें से आप फिर क्या लिखना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इन्हीं में से 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, 2-2 नंबर का, जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे इसमें से कितना दिया, 1 2 3 4 पूछा गया है, तो इनमें से आपको जो मन में जो आपको पसंद मतलब कि आता हो आप 2 इसको कर देना है। जैसे हमने ये लिखा है, पहला का लिखा क्या है कि वीर केन पूजते वीर वीरणे पूजते, मतलब कि फिर दूसरा में आपको क्या लिखना है, विवधि धर्मणा संगम स्थलिका नगर अस्थि, मतलब कि इसमें आपको क्या लिखना है, वाराणसी नगरी विधि धर्मणा संगम स्थली अस्थि। मतलब आप लिखेंगे 2-2 आपको 4 नंबर आपका पूरा मिल जाएगा। आप इस तरह से आप लिख लेंगे। और हाँ चलते हैं फिर आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 9वां, मतलब कि आपको क्या इनमें से एक 9 नंबर का पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लिखना है। इसमें क्या है, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण, देशभक्ति और महत्ता, मतलब कि आप देशभक्ति और महत्ता। चलिए हम आपको इस पे हम लिखते हैं जीवन परिचय, मतलब कि जो लिखे हम आपको पूरा इतना, मतलब कि ये आपका मोस्ट मतलब कि नंबर जो कि बहुत सारा नंबर देके जाता है, जो कि 9 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको लिखना कुछ नहीं रहता है, जो मन में आए आपकी, जैसे देशभक्ति जो हेडिंग बना लीजिएगा, प्रेम है मतलब देशभक्ति से प्रेम है, आप वहां वो भी हेडिंग बना सकते हैं। चलिए मतलब रूपरेखा में आप जितनी हेडिंग लिख दें उतनी हेडिंग आपको लिखना है। जैसे प्रस्तावना, फिर क्या लिखना है, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य और उसकी उपयोगिता। तीसरी हेडिंग आपको लिखना है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, और चौथी हेडिंग उपसंहार। फिर अपने चलिए प्रस्तावना में हम चलिए लिखते हैं क्या लिखना है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गदीप नगरस्य आधार, मतलब कि माता
और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग में ही बढ़कर है, जिसे धरती और गोद में हम जन्मे हैं, जहाँ की धूल मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं, जहाँ पर अन्न जल और हवा में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है। आप जितना ही लिखेंगे आपको एग्जामिनर उसी प्रकार से आपको नंबर देगा। अगर आप मतलब कि कॉपी को अच्छे से लिखे रहेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। फिर अगली हेडिंग आप ऐसे हेडिंग बना करके लिखना, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य, उसकी उपयोगिता। आप हेडिंग बना देंगे, फिर उसमें आपको हेडिंग में लिखना है कि स्वदेश प्रेम का तात्पर्य देश के लिए केवल मर मिटना ही नहीं, बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का भी विकास करना स्वदेश प्रेम का ही घातक राज्य देश स्वतंत्र है। हमें आज सबसे बड़ा संघर्ष गरीबी से करना है। खेतों से कम करने वाले किसान, मिलों में कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर, सीमा पर शत्रु से संघर्ष कराने वाले सैनिकों की अपेक्षा कम स्वदेश प्रेम में नहीं रखते हैं। आप इसमें बढ़ा चढ़ा के जितना भी अपना हो सके तो आप बड़ा कर देना है। आपको जितना बड़ा लिखेंगे आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा, खूब मतलब आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये फिर आपको लिखना है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। फिर इसमें आपको लिखना है कुछ तरह से थोड़ा जान लीजिए, आप खुद ही बार में लिख लेंगे। फिर इसमें लिखना है स्वदेश प्रेम हमें अपने स्वयं सीमित क्षेत्र से ऊपर उठता है तथा जनहित एवं लोकहित का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाता है। परस्पर प्रेम, सद्भावना एवं सौहार्दपूर्ण जीवन जीने फिर उसमें आपको लिखना है कि के लिए प्रेरित करता है। धार्मिक एवं सांप्रदायिक संकीर्णताओं के ऊपर उठकर व्यक्ति की राष्ट्रीय चेतना भरता है। फिर आपको जब अपनी सब हेडिंग लिख देना, फिर आपको लास्ट हेडिंग आपको उपसंहार लिखना है। उपसंहार में आपको क्या लिखना है? लिखना है आज हमारा देश स्वतंत्र और सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिलती है। इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल आरक्षण ही नहीं रखना है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि के स्रोत बनाना है। जबकि देश के प्रत्येक नागरिकों में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए, जो जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, या तभी संभव है जब हम स्वदेश प्रेम से महत्व का स्वीकार करें। मतलब आपको बढ़ा चढ़ा करके जितना भी आप लिखें, जितना भी आप भर सके पन्ना, मतलब कि आपके पास समय के हिसाब से अपना जीवन, मतलब कि ये निबंध आपको लिखना है। बड़ा लिखे रहेंगे आपको नंबर पूरा मिलेगा। और हाँ, हमारा वीडियो बहुत पसंद आए तो चैनल को लाइक करके हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। कोई भी हो पेपर से रिलेटेड पूरा हम आपको बताते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, और हाँ मतलब कि क्या पढ़े हैं, क्या ना पढ़े हैं, किस तरह से कॉपियों को लिखे। और धन्यवाद।